क्या ममता बनर्जी इस दफ़ा डर गई हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि 15 साल की सत्ता पर मोदी और शाह की जोड़ी ब्रेक लगाने जा रही है? क्या बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता को उनके ही माद में कैद कर दिया गया है? क्या माँ, माटी, मानुष की बात करने वाली ममता के ये तीनों हथियार कुंद पड़ चुके हैं? सवाल यह है कि ममता बनर्जी के बारे में इस तरह की धारणा क्यों बन रही है कि इस दफ़ा वो कुछ अधिक परेशान नजर आ रही हैं। इन सभी सवालों को समझने से पहले ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा को भी समझना जरूरी है। जब हम ममता बनर्जी के सत्ता में आने की बात करते हैं तो हमें उस समय के पश्चिम बंगाल के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को समझना भी जरूरी है, जो वामपंथी शासन के अधीन रहा, खासतौर पर सीपीएम की अगुवाई में। 1977 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार का वर्चस्व रहा। ये वो दौर था जब भूमि सुधार, पंचायत प्रणाली और श्रमिक राजनीति ने पूरे राज्य की पहचान को तय की, लेकिन समय के साथ उसमें जड़ता आई, प्रशासनिक सुस्ती आई, औद्योगिक ठहराव आया। लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य के कार्यकाल में जब औद्योगिकरण की कोशिश तेज हुई तो वो विवादों में आ गए और यहीं से ममता बनर्जी का राजनीतिक संघर्ष निर्णायक रूप लेता है। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों ने उन्हें एक जुझारू जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। खास बात यह है कि सिंगूर और नंदीग्राम तक जो सिमटा हुआ आंदोलन था, उसका एक राज्यव्यापी नज़रिया बना, उसका एक रूप बना, स्वरूप बना, और लोगों के खिलाफ ये धारणा बनी कि वाम दल अब अप्रासंगिक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। और इस तरह के पूरी पृष्ठभूमि में ममता बनर्जी का उदय हुआ और 2011 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि 34 साल के एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 2011 के बाद क्या कुछ बदला। ममता बनर्जी ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत शासन शैली को अपनाया। आलोचक इसे संस्थागत कमजोरी मानते हैं, लेकिन कल्याणकारी योजनाएं उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी, जिसमें खास तौर पर कन्याश्री योजना यानी कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, सबुज साथी छात्रों को साइकिल, रूपश्री विवाह सहायता, इसके जरिए उन्होंने समाज के हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता को मजबूत किया, दुर्गा पूजा, लोक संस्कृति और भाषा को राजनीतिक विमर्श में शामिल किया। एक तरह से आप मान सकते हैं कि यह क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का निर्माण हो रहा था, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही थी। उद्योग को लाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई, लेकिन ये हकीकत है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी निवेश उस स्तर पर नहीं हो पाया है जो कि दूसरे राज्यों में हो रहे हैं। सिंगूर की घटना के बाद उद्योगपतियों के मन में एक हिचक हमेशा बनी रही और वो आज भी है। कानून व्यवस्था की अगर बात करें और राजनीतिक हिंसा के संदर्भ में देखें तो यह एक सबसे बड़ा एक ऐसा मोर्चा है, एक ऐसा फैक्टर है जिस पर ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेकिन 2026 में ममता बनर्जी के हाव भाव से लग रहा है कि वो इस दफ़ा डरी हुई हैं। यह सवाल अपने आप में बेहद जटिल है। उनके भाषणों को अगर देखें तो हाल के वर्षों में आक्रामक और भावनात्मक हुए हैं। वे विपक्ष पर तीखे हमले करती हैं, लेकिन निशाना पर भारतीय जनता पार्टी कुछ अधिक रहती है। इस आक्रामक व्यवहार के पीछे दो तरह की बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि समर्थकों को एकजुट रखने के लिए रणनीतिक तौर पर और आक्रामक हुआ जाए और बढ़ती जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल रही है उसमें डिफेंसिव मैकेनिज्म यानी कि रक्षात्मक मुद्रा में अपने आप को पेश किया जाए। ममता बनर्जी की एक खासियत और रही है कि वो ऊर्जावान और नाटकीय शैली की नेता रही हैं। तेज चाल, हाथों के इशारे, ऊंची आवाज़, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें कुछ परिवर्तन भी नजर आए हैं। वो भावुक अपील करती हैं, कभी उत्तेजित प्रतिक्रिया देती हैं, जैसे कि 2021 में चोट के बाद व्हील चेयर पर प्रचार करना। इसे कुछ लोग कमजोरी मानते हैं तो उनके समर्थक संघर्ष की ताकत कहते हैं। ममता बनर्जी सिर्फ एक राज्य की नेता नहीं हैं, वे राष्ट्रीय विपक्ष की संभावित धुरी भी हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो निशाने पर रहती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने का सामना करने के लिए ये संभव है कि ममता बनर्जी का जो हिसाब किताब है वो इस तरीके से रखें कि वो अपने समर्थकों को इकट्ठा कर सकें और विपक्ष को निशाने पे ले करके उनके हमलों को कुंद कर सकें। ममता बनर्जी के वर्तमान व्यवहार को देख करके केवल हार का डर कहना
एक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, मतलब सरलीकरण हो सकता है। यह एक अनुभवी नेता की प्रतिक्रिया हो सकती है जो बदलते हुए राजनीतिक माहौल में अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहती है। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा संघर्ष पर रही है, चाहे वो वामपंथ के खिलाफ हो या भाजपा के खिलाफ। इसलिए उनका आक्रामक और भावनात्मक अंदाज उनके राजनीतिक डीएनए का हिस्सा है। लेकिन सच ये भी है कि समय बदल रहा है।